Very good morning to my good children. Welcome to the ninth class. Chapter which we are going to study today is of civics. What is democracy? Why democracy? So this word, you are very much familiar with this word democracy. ठीक है, जहाँ पे जर्नल आप वर्ड अगर लेंगे तो इसका मतलब है रूल ऑफ पीपल. जहाँ पे आपकी जो इस बुक में आपको डेफिनेशन दी है, दैट इज़ रूल ऑफ या रूल बाय द पीपल. that where the rule by the people in which country the rule by people is there is the democracy. So now what is democracy? ये तो आप सबको पता है डेमोक्रेसी क्या है. वाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बेस्ट नहीं बोलूँगी बिकॉज इसमें भी अभी कुछ बहुत सारे फ्लॉज हैं, कमियां हैं. सो वाई डेमोक्रेसी, है ना, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इट इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज़ कम्पेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के नेम्स तो आपको पता ही है, आप पढ़ते ही आए हो अब तक, ठीक है ना. डिक्टेटरशिप है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना, थियोक्रेसी है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, क्यों होनी चाहिए. ओके, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स. डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है. और इस चैप्टर में आपकी सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको भी बताई है वो बताई गई है, ठीक है. और स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन, ठीक है. जो भी इस डेफिनेशन हमें दी गई है इस चैप्टर में, स्टेप बाय स्टेप हम उसके मीनिंग को देखेंगे कि कितनी सही है, कितनी कंट्रीज़ जो हैं डेमोक्रेसी अपने आप को बोलती हैं, कितने हद तक वो सही हैं. द एम जो है हमारा यहाँ पे वो ये अंडरस्टैंड करना है कि जो फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कि कितने सही हैं, ठीक है. और जैसे ही आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. और जब आपका चैप्टर एंड होने वाला होगा तो हम इससे भी ज़्यादा जो इसके वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. कि आप नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक का डिफरेंस जो डिस्टिंग्विश करोगे उसके बारे में कर पाओगे, उससे भी ज़्यादा हम इसका ब्रॉडर आइडिया जो है डेमोक्रेसी का वो हम बता पाएंगे, देख पाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. तो डेमोक्रेसी जो है ये सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट पाई जाती है वर्ल्ड में आज के टाइम में अगर देखा जाएंगे. और एक्सपेंशन भी हो रहा है इस डेमोक्रेटिक, लोग ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं. बट ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों इस डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर माना जाता है? तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में लेंगे, ठीक है. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, क्यों ले रहे हैं दुनिया में, इसको ज़्यादा क्यों फॉलो कर रहे हैं. मूविंग टूवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है. और अपनी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी के बारे में, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, सुना है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखी हैं, सोची हैं, समझी हैं, ठीक है. तो आप कुछ कॉमन फीचर्स जो हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के देख पाएंगे, आप लिख भी पाएंगे, ठीक है, जब जो भी आप इस चैप्टर में समझेंगे अब तक, ठीक है. तो वाई डिफाइन डेमोक्रेसी. सो आगे बढ़ने से पहले हम एक नोट पढ़ते हैं जिसमें एक मैरी लड़की है जो ऑब्जेक्शन करती है क्योंकि उसको नहीं पसंद आता है डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करना, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछना चाहती है. उसके टीचर हैं मैटिल्डा लियोंगडो. वो उसके क्वेश्चंस को आंसर करती है
और बाकी के जो क्लासमेट्स हैं उस डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या उनका डिस्कशन होते हैं उनके बीच में। मैरी बोलती है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, कि मैं इस आइडिया को पसंद नहीं करती हूँ। पहले तो हम अपना टाइम जो है ख़राब करते रहते हैं डिस्कस करते हुए डेमोक्रेसी क्या है, और फिर हम उसके बारे में मीनिंग उसका ढूंढते हैं, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। कि पहले हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बारे में हम मीनिंग ढूंढ रहे हैं डेमोक्रेसी का। तो वो कहती है कि लॉजिकली सबसे पहले कि हमें दूसरी तरह से नहीं देखना चाहिए, कि पहले मीनिंग देखो डेमोक्रेसी का, है ना, और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल होना चाहिए उसको। तो लियांगडो मैडम जो है उनको उसको जवाब देती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा पॉइंट देख रही हूँ, कि बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। कैसे कहती है एवरीडे लाइफ में क्या चीज़ें होती है, जैसे एक पेन है, रेन है, ये लव है, तो क्या हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं इन वर्ड्स की पहले, इनको यूज़ करने से पहले, कि कोई पेन को यूज़ किया, क्या पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं, या रेन को हमने देखा तो क्या हम पहले उसको डेफिनेशन देखते हैं, ये लव को हम डिफ़ाइन करते हैं पहले, ठीक है। तो कह रही इसके बारे में सोचें कि हमारे पास क्या क्लियर डेफिनेशन है इन वर्ड्स की, ठीक है। ये सिर्फ कह रहा है कि हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इनका मीनिंग पता है। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, कि हम जब किसी वर्ड को यूज़ करते हैं तभी हम उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो रेन का वर्ड को यूज़ किया तो हमें अंडरस्टैंड किया कि रेन क्या होती है, पेन को हमने यूज़ किया तो हमने समझ आया कि पेन क्या होता है, ठीक है। लव को हमने उसको फील किया, है ना, और पता चला कि क्या होता है लव। तो मैरी फिर से उसको बोलती हैं कि बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल, तो फिर हमें डेफिनेशंस की क्या ज़रूरत होती चाहिए, जब हमने वर्ड को यूज़ किया और हम उसको समझ लेते हैं उसका मीनिंग को, तो फिर डेफिनेशंस की क्या ज़रूरत है। तो लियांगडो मैम बोलती हैं कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत तभी होती है जब हमें कोई डिफ़िकल्टी हो उस वर्ड को यूज़ करने में, है ना। जब हम उस पर्टिकुलर वर्ड को हमें यूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी हो, तब हम उस डेफिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें डेफिनेशन रेन की तभी चाहिए होती है जब हमें इसको डिस्टिंग्विश करना होता है लाइक ड्रिजल से या क्लाउड बर्स्ट से। मीन्स आप कह सकते हो ड्रिजलिंग क्या होती है और रेन में क्या फ़र्क है, क्लाउड बर्स्ट और रेन में क्या फ़र्क है, तब हमें डेफिनेशन ज़रूरी होती है कि रेन क्या होती है, ड्रिजल क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी के लिए भी ये लागू होता है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, ठीक है। हमें इसको क्लियर डेफिनेशन हमें इसकी चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन इसके यूज़ करते हैं बाकी के लोग डेमोक्रेसी की, वो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने आप को बोलती हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है। तो एक बच्चा रिबियांग वो बोलता है कि वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, तो हमें डेफिनेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत क्या है। द अदर डे आपने बोला था अब्राहम लिंकन ने, है ना, आपने मुझे बताया था, रिबियांग बोलता अपनी मैम को, कि अब्राहम लिंकन ने हमें बताया था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए कि अब्राहम लिंकन की कौन सी डेफिनेशन दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। सो वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स, कि मेघालय में हमने हमेशा अपने आप ही रूल किया है और ये सबको एक्सेप्टेड है, सो क्यों हमें उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है, ये रिबियांग बोलते। तो लियांगडो मैडम फिर उसको बोलती हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, कि ये जो आपको अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी है, तो ये मुझे खुद को, मैम कह रही है कि मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती है, कि मैं इसको चेंज करने के लिए नहीं बोलती। कौन सी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो, अब्राहम लिंकन की। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो कह रही मैं मैम भी बोलती हूँ कि मेरे को डेमोक्रेसी को खुद अच्छी लगती है, इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर वी डोंट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग
अनलेस वी थिंक आउट अबाउट इट आवरसेल्व्स। कह रहे कि हमें ये नहीं पता कि ये बेस्ट वे है डिफ़ाइन करने का डेमोक्रेसी की, अगर जब तक हम इसके बारे में खुद ही नहीं सोचते। हमें कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ऐसे नहीं कर देनी चाहिए क्योंकि वो फेमस है, ठीक है, क्योंकि सारे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें इसलिए नहीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें खुद का भी थोड़ा सा माइंड यूज़ करना चाहिए। ये उसकी मैम उसको बोलती हैं रिब्यांग को। अब योलांदा जो है तीसरा बच्चा है कि वो मैम से बोलता है कि क्या मैं कुछ सजेस्ट करूं, ठीक है। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं किसी और डेफिनेशन की तरफ ध्यान देने की। मैंने कहीं पे पढ़ा था, कह रहे कि जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से आया है, और ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब है रूल, यानी कि रूल ऑफ पीपल, ठीक है। सो डेमोक्रेसी क्या होगी? रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा रूल होना। सो दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग। वेयर इज़ द नीड टू डिबेट? तो डिबेट करने की ज़रूरत क्या है, ये लांदा बोलता है। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। what is the word democracy means in Greek language, है ना। द ग्रीक में डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं? तो यू शुड नो दैट इट इज़ नोन एज डेमोक्रेशिया। व्हाट इज़ द word demos mean in Greek and Croatia? Demos and Croatia means in Greek. So you should know कि demos means people and Croatia means rule. So all together it became democracy is ruled by the people. अब लियांगदो मैम जब वो कहता है कि इसको डिबेट करने की क्या ज़रूरत है, लियांगदो मैम फिर बोलती हैं उनको कि ये भी हमें बहुत हेल्पफुल होता है थिंक करने के लिए इस मैटर के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कि ये जो आपने बोला है डेमोक्रेशिया है, ये भी हमें हेल्पफुल है हमारी सोच के आगे बढ़ाने के लिए, इस मैटर को आगे सोचने के लिए। तो मैं कहूँगी कि दिस डज़ नॉट ऑलवेज़ वर्क, कि हमेशा नहीं चलता ऐसे। अ वर्ड डज़ नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। जो वर्ड है अपने ओरिजिन से ही नहीं बंधा रहता है। आप कंप्यूटर, फिर एग्जाम्पल देके उनको समझाती हैं बच्चे को उनकी मैम कि आप कंप्यूटर्स के बारे में सोचो कि जब ओरिजिनली जो कंप्यूटर्स थे उनको कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, यानी कि कंप्यूटिंग मीन्स कैलकुलेशंस के लिए, जो उन कैलकुलेशंस को करने के लिए जिसमें जो मैथ्स में बहुत डिफ़िकल्ट सम्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर्स हुआ करते थे उस समय। पर आज के टाइम में आप देखते हैं कि बहुत ही कम लोग जो है कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं सम्स को कंप्यूट करने के लिए। ये वो इस कंप्यूटर्स को राइटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, फिल्म्स को वॉच करने के लिए भी यूज़ करने शुरू कर देते। मीन्स चेंजेस हैव बीन डन है विद द टाइम के हिसाब से चेंजेस होने शुरू हो गए। वर्ड तो रिमेन सेम वर्ड है कंप्यूटर्स, बट उसका मीनिंग चेंज हो गया टाइम से। अब इस केस में इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, कि अभी इस समय कि वो जो ओरिजिन हुआ था कंप्यूटर का, जो खाली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था डिफ़िकल्ट मैथ्स के सम्स में, तो अभी किस केस में हम ये ज़रूरी है नहीं है कि हम उस ओरिजिन पे ही अटके रहें, हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैरी पूछती है, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर्स आवरसेल्व्स। तो मैरी बोलती कि मैम आप ये कहना चाह रही हो कि कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है हमारी सोच में, है ना, कि अबाउट द मैटर्स आवरसेल्व्स, कि जो भी हम सोचते हैं उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट थिंकिंग नहीं है, ठीक है। देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन, कि हमें फिर इस डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए और इसके मीनिंग के बारे में सोचना चाहिए और डेफिनेशन को इवॉल्व करना चाहिए, मीन्स और चेंजेस लेके आने चाहिए। तो लियांगदो मैम उसको बोलती हैं आपने मुझे सही पकड़ा है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो वो अब आगे क्या बताएंगी आपको, चलिए अब आगे चलते हैं। आज सिंपल डेफिनेशन हेडिंग पे आपकी एक्टिविटी के नीचे जो है लिखा हुआ है सिंपल डेफिनेशन। कौन सी सिंपल डेफिनेशन? तो वापस चलते हैं हम डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जो हमने बिगनिंग में करा था, कि जो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं गवर्नमेंट्स और डिफरेंसेस क्या हैं, ये हम डिस्कस कर रहे थे बिगनिंग में।
ठीक है, कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं, ठीक है, वो क्या उनमें सिमिलरिटी थी, क्या उनमें डिफरेंसेस थे। गवर्नमेंट्स ने जिनको जो अपने आप को डेमोक्रेसी बताती है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो और इसमें जो है एक सिंपल फैक्टर है जो कॉमन है सारी डेमोक्रेसीज़ के लिए, वो है गवर्नमेंट इज़ चूज़न बाय द पीपल। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है इन सब में, कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है। वी कुड द स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आप इसको सिंपल अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इसको लिख सकते हो, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इस डेफिनेशन में देखिए बेटा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिलेगी, एक तो आपको इसमें ये मिलेगा कि डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी कौन सी है, किस तरह की गवर्नमेंट है, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लीजिए पहले आप, एक तो ये पॉइंट बनता है। रूलर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, रूलर्स किस तरह के रूलर्स हैं, डिक्टेटर्स तो नहीं है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ रूलर्स तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो नहीं है। ठीक है, तो तीसरी बात, इसमें इलेक्शंस हैं कि नहीं हैं। ठीक है, लोग इलेक्ट होके रूलर्स बन रहे हैं कि नहीं। और चौथी बात है कि लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। तो आगे हम चलेंगे इस डेफिनेशन को करते हुए। तो ये आपका यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो। अब ये जो डेफिनेशन है, तो ये हमें डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से सेपरेट करने में हेल्प करती है, और जो कि क्लियरली डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, जो कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज़ अपने आप को बोलती हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ये डेफिनेशन हमें उन सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को जो उन्होंने फॉलो किए हैं उसके बारे में समझने में हमें हेल्प आउट करेगी कि वो एक्चुअली में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या नहीं, तो क्लियर कर देंगी हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार। ठीक है, जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार के, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं हुआ जाता। सबसे पहली गलत बात तो यही होगी, डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होती है। ठीक है, आर्मी रूलर्स जो म्यांमार के, जो भी आर्मी के कंट्रोल में होते थे, जो लोग है ना, जो लोग आर्मी के कंट्रोल में होते वही उस कंट्री के रूलर्स बनते थे। लोगों का इस डिसीजन में कुछ भी उनका हक नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि आर्मी के जो लोग कंट्रोल में थे वही रूलर्स बन गए। तो इसमें लोगों की पूछ कहाँ होगी, है ना, लोग तो उसके बीच में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना। तो जैसे आपका डिक्टेटर है पिनोशे, जो चिली का डिक्टेटर था, है ना, तो वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं हुआ करता था। ठीक है, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। तो ये भी एक तरह से है, तो वो उसमें ही आ गया, उसमें आर्मी रूलर ही था, डिक्टेटर था। लेकिन ऐसे ही ये सेम चीज़ें जो हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप हुई, ऐसे ही मोनार्कीज़ में भी आ गई। ये सेम चीज़ मोनार्कीज़ में भी आपकी वर्कआउट करती है। जैसे सऊदी अरेबिया के जो किंग्स हैं, ठीक है, वो रूल करते हैं, इसलिए नहीं रूल करते कि लोग उनको चुनते हैं। ठीक है ना, सेम चीज़ होगी ना, जैसे आर्मी डिक्टेटर के जो आपने अभी चिली की बात हुई है कि जो आर्मी रूलर थे, ठीक है, ये जो उसमें चिली में जो डिक्टेटर था पिनोशे, तो वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता था। तो ऐसे ही मोनार्कीज़ में सेम चीज़ होगी कि मोनार्क्स जो थे, किंग्स जो थे, जैसे सऊदी अरेबिया का उन्होंने कहा है, तो वो लोगों के द्वारा चूज़ नहीं होता था। वो इसलिए क्या किया जाता था क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो रॉयल फैमिली में तो आपकी हेरिडिटरी होती है कि एक के बाद एक उसका राजा का उसका बेटा आगे चलती रहती रॉयल फैमिली में, और वही वो चाहे लायबल नहीं है हो चाहे ना हो, वो उस देश को चलाने वाले उसके अंदर एक काबिलियत हो, चाहे कैपेबल हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बॉर्न है रॉयल फैमिली, तो वो रूलर बन जाते हैं। सो इसलिए ये जो सिंपल डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए इसमें डिक्टेटर पिनोशे जो है चिले का, उसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया,
जो मोनार्किल्स हैं, सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं, किंग्स हैं, मोनार्क्स हैं, उनको भी किसी लोगों ने उसको इलेक्ट नहीं किया है। तो ये डेफिनेशन जो है प्रॉपर नहीं है। तो ये हमें रिमाइंड क्या करवाती है कि डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। ठीक है, तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही पड़ता है कि अंडरलाइन कर सकते हो आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो डेमोक्रेसी है इट्स अ पीपल्स रूल। लेकिन अगर हम ये डेफिनेशन को यूज़ करते हैं अनथिंकिंग मैनर में, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं इस डेफिनेशन के बारे में तो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे कि हर जो ऑलमोस्ट जो है एवरी गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस करती हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं तो ऑलमोस्ट सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्शंस तो होल्ड करती हैं। लेकिन ये मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि आप अगर चैप्टर 3 आगे पढ़ेंगे तो एवरी गवर्नमेंट इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, कि आज के टाइम में जो दुनिया के आज के टाइम में जो हर एक गवर्नमेंट है वो अपने आप को क्या कहना चाहती है कि हाँ वो डेमोक्रेसी है उनके कंट्री में, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक चोला सा पहन रखा है, ठीक है, अपने आप को शो करती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक एक्चुअली नहीं है। सो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। ठीक है, आप अंडरलाइन कर सकते हो कि हमें केयरफुली डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बिटवीन अ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी है और जो एज वेल एज किस में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, वन दैट कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक एंड द वन कंट्री दैट इज़ प्रिटेंडिंग दैट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक। मीन्स अपने आप को शो करती है, गलत सब है लेकिन एक्चुअली वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वी कैन डू, अभी हम ये सब चीज़ कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, हर एक वर्ड को, इस डेफिनेशन के हर एक वर्ड को केयरफुली अंडरस्टैंड करें, स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसीज। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में सेटअप कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था इसको डिफाइन करके। तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। हु आर द रूलर्स। अब देखिए बेटा, इसमें आपका वर्ड रूलर्स आया है इस डेफिनेशन में। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, रूलर्स कौन है इस डेफिनेशन में। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब किस तरह के ऑफिशियल्स जो हैं इलेक्ट होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में ताकि वो डेमोक्रेसी हो सके, है ना, बहुत सारे लोग हों और उसको हमें चूज़ कर सकें, है ना। तो वही तो चूज़ कैसे करेंगे, थ्रू द वोटिंग सिस्टम। तो क्या बन गया, तब वो डेमोक्रेसी का बोल सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेटिक है। विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कौन से डिसीजंस लेने चाहिए जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी जहाँ पे है जिन कंट्रीज़ में, उसके जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा कौन से डिसीजंस उनके द्वारा लेने चाहिए। ठीक है, तो एक तो पहला ये चीज़ है, हु द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, हु आर द रूलर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन। अब सेकंड पॉइंट आप इसमें वर्ड देख लीजिए बेटा, इलेक्टेड बाय द पीपल लिखा हुआ है, तो इलेक्शंस की बात हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए एक, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं, है ना। तो इलेक्शन तो हो गए जब आपके पास चॉइस होगी, है ना, किसी भी, चाहे वो 18 ईयर्स जो आपकी एज है, एडल्ट फ्रेंचाइज वाली एज है, अगर इंडिया में लिया जाए तो उस एज के और उससे अबव वाले, चाहे वो पुअर है, चाहे वो रिच है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो फार्मर है, तो सबको इलेक्शन देने का बराबर अधिकार होगा। तो क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो जाएंगे। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। किस तरह की कंडीशंस जो है फुलफिल करने चाहिए इलेक्शंस में, ताकि उस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, रिच पुअर है ना, इस तरह की। तो अगर ये सब लोग जाके इलेक्शंस देते हैं, करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो दैट मीन्स वहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है,
हु आर द पीपल, अब तीसरी बात आपकी पीपल आ जाती है, इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसमें आगे तीसरी बात, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज अ रूलर्स। कि वो कौन से लोग हैं, ठीक है, जिनको इलेक्ट किया जा सकता है रूलर्स की तरह, ठीक है, या जिनको हम इलेक्ट कर सकते हैं रूलर्स की तरह। तो शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीज़न ऑन इक्वल बेसिस, ठीक है, तो ये भी मतलब इक्वालिटी का फॉर्म ही है ना, कि कौन से लोग हैं, वो रिच हैं या पुअर, खाली रिच ही तो नहीं है इलेक्ट करी जा रहे हैं, पुअर को भी मिलाया जा रहा है या नहीं, जो मेल्स ही तो नहीं खाली इलेक्ट कर रहे हैं, फीमेल्स को भी मिलाया जा रहा है या नहीं मिलाया जा रहा, है ना। तो इस तरह के जो सिटीजन है, अगर सारे दे रहे हैं, हर तरह का सिटीज़न उसको इलेक्ट कर रहा है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज़ देयर इन दैट कंट्री। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपने बिगनिंग में पढ़ा ना, देखिए बेटा, वो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी, किस तरह की, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक होती है। क्या कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी, जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, अगर हमने किसी को इलेक्ट कर लिया है, वो सब कुछ कर सकते हैं, जो भी वो चाहे अपना मतलब मन मर्जी कर सकते हैं। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या फिर उन जो हमने गवर्नमेंट को किया है, इलेक्ट किया है, वो कुछ इस तरह से फंक्शन करेगी, कुछ लिमिट्स के थ्रू फंक्शन करेगी, कि उनके अंदर भी कुछ मतलब उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते, कोई किसी को ज़बरदस्ती पनिशमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये सब चीज़ें जो हैं, अगर किसी एक देश में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं इट इज़ कि वो डेमोक्रेसी है उस पर्टिकुलर कंट्री में। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। लिमिट्स क्या बताई हैं उन्होंने, कि जो भी नागरिकों के अधिकार हैं उनको रिस्पेक्ट करें। अगर जो गवर्नमेंट है नागरिकों के अधिकारों को रिस्पेक्ट करते हैं, दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, मेजर डिसीजंस क्या हैं इलेक्टेड लीडर्स, जो भी इलेक्टेड हुए हैं अब तक हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इस टॉपिक पे हम लेंगे पाकिस्तान को, जो हमारी नेबरिंग, जो हमारे ही देश का एक हिस्सा है, हमारे इंडिया में से ही निकल के आया है, हमारे इंडिया का बच्चा कह सकते हो आप। कि पाकिस्तान का जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो एक मिलिट्री कू को लीड कर रहा था अक्टूबर 1999। तो हम ये जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं, अब देखते हैं पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, तो क्या वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्टेड लीडर्स ही हैं, तो जो भी डिसीजंस वो लेते हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री को शो करते हैं, उनका कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं, तो ये चीज़ें हम इस चीज़ में देखेंगे। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, वो अक्टूबर 1999, यानी कि 1 और 999 आप याद रखिएगा बेटा। अक्टूबर आपका 10th मंथ है, ठीक है, तो 9 के बाद 10 आ जाता है। तो 1999 अक्टूबर में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो मिलिट्री कू जो था पाकिस्तान में, उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रू कर दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव जो है कंट्री का डिक्लेयर कर दिया। बाद में उन्होंने अपना जो कुछ देर बाद, यानी कि 2 साल बाद, उन्होंने अपना डेजिग्नेशन जो है चेंज कर लिया, ठीक है। थोड़े आराम, मतलब थोड़े आराम से, लोगों को पता भी नहीं चला कब उसने अपने आप को एक मेन जो है अपने कंट्री का रूलर एक तरह से उनको घोषित कर दिया था। और बाद में 2 साल बाद उसने 2002 में क्या करा, उसने अपना ये डेजिग्नेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, उस डेजिग्नेशन से अपने आप को उसने प्रेसिडेंट शो कर दिया कि वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के इन 2002, ठीक है। तो उसने एक रेफरेंडम कंट्री में लगाया, जिसमें कि उसमें दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन, कि जिसके बाद उसको 5 साल बाद फिर उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो एक रेफरेंडम, उसने एक रेफरेंडम एक लॉ पास कर दिया 2002 में प्रेसिडेंट होने के बाद, कि 5 ईयर की उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया, अंडरलाइन कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो थे, तो उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम है ये किसके ऊपर बेस्ड है। ये रेफरेंडम जो था बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड,
ठीक है। सारे मीडियाज़ वगैरह जो थे वो सब क्या कहते थे कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ ने जो किया है वो गलत तरीक़ों से, फ्रॉड से उसने अपने आप को एक्सटेंशन जो रेफरेंडम पास किया है ये गलत तरीके से उसने पास किया है। ठीक है, तो आप ऊपर देखिए बेटा अपने फर्स्ट पेज पे, ये देखिए आप सीरिया में देख सकते हैं, नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर ऑफ एन अल बाथ पार्टी, इज़ दैट क्लियर। तो कहते हैं कि आपको सीरिया में कोई वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री बता रही है वो अपने आप को, ठीक है। सीरिया के देखिए क्या है, एक स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है, द रूलिंग बाथ पार्टी जो है एंड सम ऑफ इट स्मॉल एलीज आर द ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री। ठीक है, तो सीरिया में एक बाथ पार्टी है और उसके साथ जो छोटी छोटी उसके जो साथ की पार्टीज़ हैं वही उस कंट्री में इन पार्टीज़ को अलाउड है। तो आप ये कार्टून देखेंगे, डू यू थिंक दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना और मैक्सिको? व्हाट डज द क्राउन ऑफ लीव्स ऑन डेमोक्रेसी सिग्निफाइज। ठीक है, जो ये क्राउन बनाए गए हैं, आप इसमें जो पिक्चर देखेंगे इसमें ये जो लेडी हैं इसमें ये देखिए इसने क्राउन बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बालों में ये फ्लावर लीव्स का बना हुआ है, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना और मैक्सिको? व्हाट डज द क्राउन ऑफ लीव्स इन डेमोक्रेसी सिग्निफाइज। तो ये आपको बताना है कि जो क्राउन है ये लीव्स को क्या डिसिग्निफाई करती है कि डेमोक्रेसी है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंट्री वो बता रहा है कि अगर आपको मेंबर बनना है अलबात पार्टी का तो आपको ये फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। जो फॉर्म में जो चीज़ें उन्होंने पूछी है उनको क्या यस कर देंगे तो वो उस पार्टी का क्या बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे। सो डू यू थिंक दिस इज डेमोक्रेसी? आई डोंट थिंक दिस इज डेमोक्रेसी। यस, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कार्टून दिया है डेमोक्रेसी का। ये दिस कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? थिंक ऑफ द अदर कंट्रीज वेयर दिस कुड अप्लाई। डज दिस हैपन समटाइम्स इन आवर कंट्री एज वेल? होता है कभी कभी ऐसे, हमारी बूथ कैप्चरिंग हो जाती है ना, तो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई ना फिर वो। अच्छा चलिए, हम बात कर रहे थे कि रेफरेंडम जो पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ ने लिया था वो मेल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड के थ्रू लिया था। तो आगे चलते हैं। अब चिल्ड्रन, अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसने, देखिए बेटा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का उसमें ही चेंजेस कर दिए परवेज़ मुशर्रफ ने। ठीक है, अगस्त 2002 में ही। ठीक है, 2002 में उन्होंने अपने आप को क्या शो कर दिया कि वो प्रेसिडेंट हो गए हैं और अपने आप को ये भी शो कर दिया कि वो आगे उनको 5 ईयर की एक्सटेंशन मिलेगी। और अगस्त 2002 में ही उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कर दिया जिसमें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान को उसी में ही अमेंडमेंट कर दी, उसी में ही चेंजेस कर दिए। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट था वो डिसमिस कर सकता था नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ को। देखिए अपने उसने कितना बड़ा अधिकार अपने अंदर ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का चेंज करके। ठीक है, और ये चेंजेस में क्या बताया था कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। आप अंडरलाइन कर सकते हो कि कौन सा उसने चेंजेस लेके आया था अमेंडमेंट जो पाकिस्तान में किए थे कि ही कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जो नेशनल लेवल पे असेंबलीज होंगी अगर उसको वो पसंद नहीं है, या स्टेट लेवल पे यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे अगर कोई असेंबलीज उसको पसंद नहीं है तो वो उनको डिसमिस कर सकता है। इलेक्शंस हो सकते हैं, इलेक्शंस करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसको वो पसंद नहीं है तो वो उनको डिसमिस भी कर सकता है। तो वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज़ सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और जब ये जो सिविलियन कैबिनेट का जो था वर्क, उसको कौन सुपरवाइज करेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कौन डोमिनेट करता था? मिलिट्री ऑफिसर। और मिलिट्री ऑफिसर किसके अंडर थे? परवेज़ मुशर्रफ के अंडर। तो आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इस लॉ को पास करने के बाद दोबारा से नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शंस हुए। तो पाकिस्तान इलेक्शंस हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर्स भी आई, बट जो फाइनल पावर किसके पास थी? वो मिलिट्री ऑफिसर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास ही थी। तो clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy.
बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं बेटा। एक तो पहले तो यही हो गया कि उसने अब सब कुछ चेंजेस ले आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस ले आया है, अपने आप ही अपने आप को उसको वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बोल दिया, अपने आप ही उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बोल दिया, है ना। क्यों वो कर पाया ये सब चीज़ें? क्योंकि मिलिट्री उसके कंट्रोल में थी, ठीक है। सो बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं कि पाकिस्तान जो है परवेज़ मुशर्रफ के अंडर जो है उसको डेमोक्रेसी नहीं बोला जा सकता है। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। पर फिर भी हम एक पे फोकस करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन द पाकिस्तान? अब देखिए बेटा, उसने नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस तो उसने करवाए, लेकिन साथ साथ में क्या कर दिया, मेन कंट्रोल किसके अंडर था? मिलिट्री के अंडर था, ठीक है। तो रूलर्स जो थे इलेक्ट हुए पाकिस्तान के? नो, नॉट क्वाइट। पीपल मे हैव इलेक्टेड their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decisions. वो अपना फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पाते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस वो किसके पास थी? आर्मी ऑफिशियल्स और फाइनली विद द जनरल मुशर्रफ। और नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये जो लोग थे आर्मी या जनरल मुशर्रफ, ये कोई भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। तो बहुत सारी डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज़ में ये चीज़ें होती थी कि आपके इलेक्शंस तो होते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है आपका रूलर्स के पास ही होता था, जो उस कंट्री को रूल करता था। ये मोनार्कीज़ कह सकते हो या डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, ठीक है। फॉर्मली तो उनके पास इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है बट एंड गवर्नमेंट भी होती है, बट जो रियल पावर होती है वो किसके हाथ में थी? उनके हाथों में, जो कभी इलेक्ट ही नहीं होते थे, जिनको कभी लोगों ने इलेक्ट ही नहीं किया था। कुछ फ्यू कंट्रीज़ जो थी रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में जो रियल पावर वो जो थी वो एक्सटर्नल पावर्स के पास थी, लोकल जो लोग जो वहाँ के थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास नहीं थी। तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। कैसे कह सकते हैं हम इसको पीपल्स रूल? नहीं कह सकते ना, क्योंकि जो वहाँ के लोग लोकल रहने वाले हैं उनके पास तो उन्होंने तो किसी को इलेक्ट ही नहीं किया, उनका तो कुछ बात ही नहीं चल रही, उनको तो कोई सुन ही नहीं रहा है ना। सो वी कांट से दैट दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। सो दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पहला फीचर एक डेमोक्रेसी का क्या हो गया कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? इलेक्टेड उन लोगों के पास होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा इलेक्ट करे होते। तो ये पहला फीचर जो कि हमारा को पाकिस्तान की एग्जांपल से परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान की कंट्री अपने को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, जो उसके ऊपर लागू नहीं होती है कि फाइनल डिसीजंस जो है इट शुड रेस्ट विद द दैट पर्सन हु इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो परवेज़ मुशर्रफ और उसकी आर्मी जो है दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। सो इस केस में पाकिस्तान को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। सेकेंड पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सेकेंड आपके फीचर आ जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो चाइना में जो है बेटा इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं हर 5 साल बाद, ताकि वो अपनी कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको इलेक्ट कर सकें। उसको क्या बोलते थे? कुनंगो रेनमेन दाइबियाओ दाहुई। तो ये तो पाकिस्तान उनका चाइनीज़ नेम हो गया। आपको इसको याद करने की इतना ज़रूरत नहीं, आपको याद करना है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो उसको बोला जाता है जनरली नेशनल NPC, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहाँ थी बेटा? चाइना में, ठीक है। तो चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते थे ताकि वो अपनी कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट कर सके, जिसको कि उस कंट्री की पार्लियामेंट को क्या बोलते थे? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो नेशनल पीपल कांग्रेस के पास पावर होती थी ताकि वो अपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकें, अपने कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट कर सकें। और इसके पास प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए नियरली कितने 3000 मेंबर्स होते थे, इलेक्टेड मेंबर्स, जो पूरे चाइना, क्योंकि देखिए बेटा चाइना बहुत बड़ा है, अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा चाइना है। तो वहाँ इसलिए वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे 545 या के पास करीब जो है सीट्स होती हैं, तो वहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? 3000 मेंबर्स, ठीक है। पूरे चाइना में से इलेक्टेड होते थे। इलेक्टेड वर्ड देखिए बेटा, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो चाइना भी अपने आप को बोलता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी
अब कुछ मेंबर्स जो हैं आर्मी द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इलेक्शंस को करने से पहले देखिए बेटा, कुछ मेंबर्स तो आर्मी में से इलेक्ट हो गए, ठीक है, और इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट को जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 स्मॉलर पार्टी, देखिए 3000 जो ये इलेक्ट मेंबर्स हैं इनको अप्रूवल चाहिए था, जिसमें से कुछ पार्ट तो आर्मी का था, कुछ जो लोग जो थे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को उनसे अप्रूवल लेना पड़ता था उनको आगे से इलेक्शंस हेल्ड करने के लिए। तो जो मेंबर्स होते थे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के या उसके साथ 8 स्मॉल पार्टीज़ और होती थी, ठीक है, साथी होती थी, उनको ही कंटेस्ट करने का अलाउड था। मतलब वही कंटेस्ट कर सकते कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जिनको कंसेंट मिल जाए, एज वेल एज जो 8 स्मॉल पार्टीज़ थी जो इसके साथी थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, वही इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते थी इन 2002 और 3 में। तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जब आपने ही ये सबको बोल दिया कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जिसको अप्रूवल मिला, तो यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ही की गवर्नमेंट ही फॉर्म होगी ना वहाँ पे, कि अप्रूवल उनका, दैट मीन्स होल्ड उनका है। तो ये हो गया। आप इसको भी एक तरह से ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आगे पढ़ते हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, चलिए इसको तो बाद मैक्सिको की बात हो रही है। अभी देखिए बेटा, पाकिस्तान का हमने देखा, पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब क्या हो गया आपका, चाइना के बारे में पढ़ा, तो चाइना का भी हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिको। मैक्सिको जो है वहाँ पे जो इलेक्शंस तो होते थे हर 6 साल बाद प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, लेकिन जब से मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ है 1930 में, तब से क्या देखते हैं कि जो वहाँ पे है, एक्चुअली देखिए बेटा वहाँ पे कोई मिलिट्री या डिक्टेटर रूल भी नहीं था। ठीक है, कोई मिलिट्री और डिक्टेटर रूल भी नहीं था, लेकिन फिर भी 2000 से लेके, जब से मतलब 1930 से लेके 2000 तक, तो हमेशा जो इलेक्शंस कौन वन करता था, दैट वाज वन बाय पार्टी जिसको कि PRI बोलते थे, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। नाम उल्टा है, होना तो चाहिए था IRP, लेकिन क्या लिखा जा रहा है PRI। ठीक है, तो इसको ये PRI जो है 1930 से लेकर 2000 तक, ठीक है, कितने साल हो गए बेटा, 30 से लेकर 2000, 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स तक PRI पार्टी जो थी वो ही रूल कर रही थी। ठीक है, और PRI को पढ़ेंगे कैसे, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी, उल्टा पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टीज़ जो है वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करती थी, बट कभी वो जीतती नहीं थी। अब इसका मतलब तो हो गया कि अगर वो जीतनी नहीं तो इतना मतलब ये PRI तो बहुत ही अच्छी पार्टी हो गई कि 70 साल से वही विन कर रही है। अब वाकई में विन इस अच्छी थी पार्टी इसलिए विन कर रही थी, या कोई और बात थी, जो वो हम आगे देखते हैं। तो जो PRI थी वो इट वॉज़ नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स। ठीक है, तो PRI जो थी वो डर्टी ट्रिक्स खेला करती थी इलेक्शंस को विन करने के लिए। जो लोग थे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयड थे, उनको पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ता था। पहली बात तो ये, ठीक है, कि ज़बरदस्ती उनको बोला जाता था, गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो एम्प्लॉयर्स थे उनको बोला जाता था कि पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करो, जिससे दिखाई दे कि भाई अरे वाह इतने सारे लोग इस मीटिंग में जाते हैं, इस पार्टी के लोगों के ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा, अरे इसको फॉलो कर रहा है, वो भी इसको फॉलो कर रहा है। जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल के, उनको भी कहा जाता था कि आप पेरेंट्स को फोर्स करोगे वोटिंग के लिए कि वो PRI को ही वोट करेंगे। जब भी वो कभी उनके जो पेरेंट्स मीटिंग में जब भी मिलते हैं या कैसे भी उनको कांटेक्ट होता है टीचर्स के उनके पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो मीडिया लार्जली क्या करता था, इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैट। अब मीडिया भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा। वो क्या कर रहा है, जितनी भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करता था, है ना, और उनको क्रिटिसाइज़ ही करता रहता था।
जिसकी लट्ठी उसी की भैंस ना, जिसकी जिसकी कुर्सी उसी को सलाम। तो इसका ज़ोर था, इस पार्टी का, पीआरआई का पार्टी का ज़्यादा ज़ोर था, तो मीडिया भी उनको ही प्रेफर करता था। वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज ही करता रहता था, इग्नोर करता रहता था। और ये तो हो गई तीसरी बात, है ना। पहली बात क्या पढ़ी हमने कि डर्टी ट्रिक्स कौन से खेले, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो उनको मीटिंग में अटेंड करना पड़ता। दूसरी बात उन्होंने करी, जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि पीआरआई को ही वोट करो। तीसरी बात, जो मीडिया भी था वो भी इग्नोर करता था अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ को, उनको क्रिटिसाइज करता था। अब चौथी बात क्या करते थे, देखिए बेटा, पोलिंग बूथ्स जो थे वो शिफ्ट हो जाते थे बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे लास्ट मिनट में। अब जैसे मैं तो पीआरआई को बिलोंग करती हूँ, मुझे तो पीआरआई पता कहाँ पे हो रहा है, मुझे तो पता होता था कि कहाँ पे होने हैं, ठीक है। जो आम जनता होती थी उसको उनको कहते थे अरे भाई कोई ना कोई रीज़न हो गया कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह कर दिया है। तो विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। और इससे क्या हो गया, वोट्स नहीं दे पाते थे, क्योंकि देखिए अगर वो जो लोग उसकी फेवर में नहीं थे वो वोटिंग करते थे तो वो हो जाता ना, उसकी वोट कट जाती ना। अब कुछ चुनिंदा लोगों ने उसको दिया, उसके फेवर में वोट डाले और वही जीत गया, ठीक है। जो नहीं उसको लाइक करते थे उन्होंने तो वोट दिए ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। तो वो वोटिंग ही नहीं दे पाते थे आम जनता, जो पीआरआई को फेवर नहीं करते थे। और पांचवी बात, पीआरआई जो था बहुत बड़ा अमाउंट जो मनी का वो कंपेनिंग के लिए करता था, अपनी कैंडिडेट्स को के कंपेन करने के लिए यूज़ करता था। तो क्या हम इन इलेक्शंस को, जो भी हमने ऊपर एग्जांपल्स दिए, चाहे वो पाकिस्तान की है चाहे वो चाइना, तो हाँ, इससे पहले कि अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में चलें, तो इतनी सारी मेल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो क्या ये डेमोक्रेटिक है कंट्री जो अपने आप को डेमोक्रेसी बताता है कि मेरे देश में डेमोक्रेसी है? नो। तो मैक्सिको में भी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है और वो 70 साल से मनमर्जी कर रहे हैं। तो अब जो भी हमने इलेक्शंस ऊपर देखे हैं एग्जाम्पल्स में, ठीक है, जो लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, अब इन एग्जाम्पल्स को देख के कि हमें समझ आ पाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। जो चाइना में इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल ऑफ एनी सीरियस चॉइस, ठीक है। तो कोई चॉइस ही नहीं उनके पास, तो उनको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही जीतेगी उनको हर हाल में। दे हैव नो देन दे डोंट हैव एनी अदर रूलिंग पार्टी टू चूज़, है ना। जो कैंडिडेट्स अप्रूव करते वो सारे कम्युनिस्ट ही हैं। तो ये चॉइस हुई नहीं हुई ना, तो चाइना भी नहीं हुआ। तो इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल में पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, उनके पास चॉइस तो है, बट प्रैक्टिस जब करते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं। कैंडिडेट्स तो खड़े हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स जीतने वाले हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, आम जनता को जो पसंद है, वो तो वहाँ से उनके पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिए जाते हैं, उनको हटा दिए जाते हैं, तो वो कर ही नहीं पाते, तो उनके पास चॉइस ही नहीं है। तो देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। सो ये भी फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। सो वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये हम सेकेंड फीचर जो है अपना ऐड कर सकते हैं अपनी डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट अ सफिशेंट, कि इलेक्शंस होल्ड हो रहे हैं तो ये कोई सफिशेंट चीज़ नहीं है। जो इलेक्शंस जो होने चाहिए वो एक्चुअली रियल होने चाहिए, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स के बीच में होने, जो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, लोग उनको मर्ज़ी से अपने चूज़ करें, जो उनको अच्छा लगे उसको चूज़ करें, ना कि उनको उनके पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिए जाएँ कि वो अपने जो चॉइस के जो है कैंडिडेट उसको चूज़ ही ना कर पाएँ। और ये पॉसिबल कैसे है लोगों के लिए, ठीक है, टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ़ दे विश सो, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब उन सबको ये चॉइस मिलेगी। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो आपको जो डेमोक्रेसी तभी होती है अगर वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और जो करंट में पावर में हैं उनका फेयरली वो उनके पास चांसेस हो कि वो लूज़ कर सकें। सो वी शिल फाइंड आउट मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर नंबर 3 में हम और पढ़ेंगे। अभी तो हम चैप्टर यही कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर में आपको और डिटेल में इसके बारे में मिलेगा। तो आगे चलते हैं। नाउ 1 पर्सन, थर्ड फीचर पे 1 पर्सन 1 वोट, कि एक
एक पर्सन, उसकी एक ही वोट है और उसकी एक वोट की ही वैल्यू है। पहले हमने क्या रीड किया कि किस तरह से लोगों ने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के साथ, ठीक है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कैसे आपने अपने 8th क्लास की या 7th क्लास की बुक्स में भी पढ़ा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए पहले वुमेंस को वोट का अधिकार नहीं था, किस तरह से उन्होंने उसको सफरेज मूवमेंट स्टार्ट किया था, है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टार्ट हुआ, डिमांड हुई इस चीज़ के। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है, तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है, पर फिर भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जो इक्वल राइट टू वोट जो है वो उसको चीज़ को मना कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल राइट मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है। तो 2015 तक जो है सऊदी अरेबिया, ठीक है, वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, ठीक है। तो 2015 तक यानी कि अब है, अब वुमेंस को राइट टू वोट मिल चुका है। तो सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेंस के पास राइट नहीं था वोटिंग के, ठीक है। तो एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब एस्टोनिया के लोगों के बारे में देख लीजिए बेटा। तो उन्होंने अपने सिटीजनशिप इस तरह से सिटीजनशिप रूल को इस तरह से स्टार्ट किया है कि जो रशिया माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे, मतलब रशियन तो हैं लेकिन वो माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए राइट टू वोट लेना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था एस्टोनिया में, ठीक है। तो मतलब है वो भी रशियन, एस्टोनिया में लोग जो रशियन लोग हैं वहाँ पे जो माइनॉरिटी रशियन है वो मतलब रशियन जैसे एस्टोनिया में आके रहने लगे हैं, तो उनके लिए राइट टू वोट के लिए मतलब उनके पास वोट के अधिकार मुश्किल से उनको मिलते हैं, ठीक है। और फिजी एक जगह है, देखिए सऊदी अरेबिया में अब तो हो गया लेकिन 2015 में वुमेंस को अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में जो था, ठीक है, वो जो उसकी सिटीजनशिप जो एस्टोनिया के जिनके पास सिटीजनशिप था जो ऑलरेडी वहाँ पे थे वो उनको अधिकार मिलता था वोटिंग का, लेकिन रशियन माइनॉरिटी मीन्स जो लोग रशियन वहाँ पे एस्टोनिया में आकर रहने लगे उनके लिए वोटिंग राइट्स लेने अधिकार उनके पास डिफ़िकल्ट होता था। ऐसे ही फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह का था कि जो वोट जो इंडिजिनस फिजी जो मतलब वहीं का रहने वाला जो फिजी है उसके पास मोर वैल्यू थी। जो इंडियन फिजी जो इंडिया से जो फिजी में जाके रहने लगे किसी वजह से कॉलोनियलिज्म हो गया, ब्रिटिशर्स जो लोग थे उन्होंने उनको बुला के वहाँ पे काम दे दिया, तो वो लोग फिर उन्होंने सोचा कि क्या हमने वापस इंडिया में जाना, वहीं पे रहना शुरू कर दिया। तो उनकी वोट्स की वैल्यू आधी थी, जबकि जो फिजियन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं इंडिजिनस फिजी हैं उनके पास वोट 1 वोट माना जाता था। तो ये जो तीनों जगहें आपको बताई हैं तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, बट यहाँ तो कहीं इक्वालिटी नज़र नहीं आ रही ना। दैट गिव्स अस अ थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव ए 1 वैल्यू। तो इसके बारे में हम चैप्टर 3 के बारे में और पढ़ेंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। अब देखिए बेटा, इसमें देखिए आप कार्टून बनाए हुए हैं, एट लास्ट 1 मैन 1 वोट, और ऊपर देखिए सलाखों के पीछे सद्दाम हुसैन है जो इराक का डिक्टेटर ही बोलेंगे इसको क्योंकि इसने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी थी। अब आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द 1 मैन एंड 1 की, इससे अच्छा मैं सलाखों के पीछे अब आ गया हूँ, इससे अच्छा तो मैं तभी था जब 1 मैन और 1 वोट दिया जाता था, ठीक है। ये इराकी इलेक्शंस के बारे में है। जो सद्दाम हुसैन जब वो राज कर रहा था, डिक्टेटरशिप थी जब उसको ओवरथ्रो किया गया, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इराकी इलेक्शंस जब हुए उसके बाद तो वहाँ के लोग बड़े वो हो रहे, खुश हो रहे, एट लास्ट 1 मैन 1 वोट, ठीक है। अब उसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अपना जो आपने पहले एक कार्टून देखा है अपने इस चैप्टर में। अब मैं वापस नहीं जाऊँगी इसमें, आप अपने सीरिया वाला जो है उसमें आपने एक कार्टून देखा है, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 1 मैन 1 वोट सीरिया में वही था ना कि आपको अगर वहाँ पे इसका मतलब अलबात पार्टी थी, उसमें उसका मेंबर, उस पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था, है ना। तो
ये उसने कहा कि कंपेयर करिए इस कार्टून को उस कार्टून्स के साथ, ठीक है। तो रूल, अब आप नेक्स्ट फीचर आ जाता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो रूल ऑफ लॉ, अब इसमें हम बात करेंगे जिम्बाब्वे की, ठीक है। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली वाइट माइनॉरिटी से इन 1980 में, ठीक है। तो 1980 नियर अबाउट आप क्या कह सकते हो कि 30 ईयर्स यू कैन से इट, ठीक है। 80, 90, 100, 2010, ओके। तो चलिए आप कैलकुलेशन कर लें, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी मेरी वीकनेस है थोड़ी सी। चलो जिम्बाब्वे इंटेन करा उन्होंने इंडिपेंडेंस का फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी, जो कि 1980 में हुई थी। उनकी वाइट माइनॉरिटी से जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस मिली। तब से कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ, ठीक है। तो जो उसके बाद 1980 के बाद जो कंट्री था जिम्बाब्वे जो था, देखो बेटा, जेड फॉर जिम्बाब्वे, जेड फॉर ज़ानू पीएफ, ठीक है। तो ज़ानू पीएफ के द्वारा जिम्बाब्वे को रूल किया जाता था। तब से 1980 से जो है ज़ानू पीएफ की पार्टी जो है इसको लीड कर रही थी, ठीक है। यू कैन से इट नियर अबाउट 40-41 ईयर्स बैक, है ना। तो द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, तो ज़ानू पीएफ ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अपने आप को उन्होंने वाइट माइनॉरिटी से अपने आप को आज़ाद करवा लिया था। और ज़ानू पीएफ पार्टी का जो लीडर था वो था रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। तो उसने जब से कंट्री मतलब इंडिपेंडेंस हुआ था, जब से वो इंडिपेंडेंस तब से वो वहाँ पे रूल कर रहा था, यानी कि 41 ईयर से वही रूल कर रहा था। तो इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होते थे और वो हमेशा ज़ानू पीएफ उसको जीतता था। तो यानी कि इतना अच्छा वो था, ये देखते कि इतना अच्छा था या नहीं था, ये देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट मुगाबे जो था वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है। पॉपुलर तो था, लेकिन देखिए शुरू में तो उसने फ्रीडम स्ट्रगल को लेड किया, मतलब शुरू में तो वो अच्छा था, लेकिन बाद में उसको कुछ गड़बड़ होगी उसके अंदर, तो उसने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस शुरू कर दी इलेक्शंस में। उसके कई सालों से जो उसकी जो गवर्नमेंट थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज कर दिया अपने फेवर में करने के लिए। जो भी मतलब अगर उसको लगता था कि ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके अपनी पावर को बढ़ा लिया उसने, ठीक है। तो सेवरल टाइम्स उसको चेंज करा उसने कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने पावर को इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। यानी कि अपनी प्रेसिडेंटशिप को की पावर्स को उसने और इंक्रीज़ कर लिया और एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, ठीक है। तो अपने आप को लेस अकाउंटेबल बना दिया, लोग उसको नापसंद करने लगे। तो अपोजिशन पार्टी जो थी, उसके जो वर्कर्स थे, उनको वो हरास करता था और उनकी मीटिंग्स डिसरप्ट कर देता था, है ना। पब्लिक प्रोटेस्ट जो और डेमोन्स्ट्रेशन जो भी उसके अगेंस्ट होते थे, उनको वो इलीगल उसने बता दिया, ठीक है, कि ये इलीगल है अगर वो कोई उसके खिलाफ बोलता है। तो देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। तो एक लॉ बनाया गया जिसने लिमिट कर दी है, मतलब प्रेसिडेंट के को क्रिटिसाइज़ करने का जो अधिकार थे उसको लिमिट कर दिया। उसने ऐसा लॉ भी बना दिया कि जो भी प्रेसिडेंट को राइट्स को प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा, ठीक है, उसको पनिश मिलेगा। तो टेलीविज़न, रेडियो, ये सारे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। और जो भी रूलिंग पार्टी उसको देती थी बोलने के लिए टेलीविज़न या रेडियो, वही वो देते थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट थे, बट क्या होता था, बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वर अगेंस्ट इट। जो भी उसके अगेंस्ट बोलते थे उनको वो हरास कर देता था, उनको पनिश कर देता था। जो गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट्स ऑल्सो दैट वेंट अगेंस्ट इट। अगर कोई जजमेंट कोई कोर्ट में उसके अगेंस्ट चला जाता था ज़ानू पीएफ के, तो वो उस जजमेंट को भी इग्नोर कर देता, मानता ही नहीं था, ठीक है। तो वो जजेस को प्रेशराइज कर देता था कि वो उसके फेवर में बोले। ही वो फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। तो फाइनली 2017 में उसको वहाँ से उसके मतलब निकाल दिया गया। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है जिम्बाब्वे का, तो ये क्या शो कर रहा है हमें कि जो पॉपुलर अप्रूवल्स ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन द
डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी, उनका लोगों के द्वारा उनको अप्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, ठीक है। पर ये सफिशेंट नहीं होता है। पॉपुलर, देखिए बेटा, जब बिगनिंग में तो उसने फ्रीडम फाइटिंग में हेल्प आउट किया है ना, लोगों को तो लोग तो उसको लाइक करते थे, लेकिन बाद में जब उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो गई ना, ठीक है। तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती हैं कैन बी अनडेमोक्रेटिक, यानी कि पॉपुलर होने के बाद भी वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं अगर वो लोगों की बातें ना सुने तो क्या बन गई, वो अनडेमोक्रेटिक हो गई। तो पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक ऑल्सो, ठीक है। पहले वो अच्छा था लेकिन अब बाद में अपनी मनमानी करने लगे तो ऑटोक्रेटिक बन गया। इफ़ यू विश टू assess द डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, ठीक है। अगर हम डेमोक्रेसी को चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इलेक्शंस को देखें, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस ऑल्सो, ठीक है। उतने ही ज़रूरी हैं कि हम इलेक्शंस से पहले भी उस चीज़ को देखें और बाद में भी उस चीज़ को फॉलो करें। सो देयर शुड बी सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, काफ़ी स्पेस होनी चाहिए कि हम आपकी जो एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, नॉर्मल चलें, ठीक है। आपकी उसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशंस भी होने चाहिए, ठीक है, इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस ऑल्सो, ठीक है। इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन पार्टीज़ भी होनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी कि जो सिटीजन्स के जो बेसिक अधिकार हैं, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्टेट को, गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए सिटीजन्स के अधिकारों की। दे शुड बी फ्री टू थिंक, और जो सिटीजन होते हैं उनको वो सोच में उनकी फ्री होनी चाहिए, उनके ओपिनियंस होने चाहिए और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें पब्लिक में, एसोसिएशंस फॉर्म कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, ठीक है, और कोई पॉलिटिकल एक्शन उनको लेना पड़े वो कर सकें। तो एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, तो लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट, क्या है इंडिपेंडेंट, जुडिशरी, ठीक है, हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन। मतलब जुडिशरी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए ताकि जो भी वो ऑर्डर जुडिशरी करे वो सारे ओबे करें। तो इन राइट्स के बारे में हम चैप्टर 5 में और पढ़ेंगे। तो इसी तरह से बेटा देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शंस। तो कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट को उनको अप्लाई करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग रन करना पड़ता है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती, जो पसंद है उसको वो नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ वन एन इलेक्शन, ठीक है, तो वो इलेक्शंस के थ्रू वो फॉर्म हुई है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स ऑल्सो। वो कौन से बेसिक रूल्स हैं? जैसे लोगों के जो लोगों के लिए फेवर में उनकी इंडिपेंडेंट स्पीच हो, कोई उनके ऊपर हरास नहीं करना चाहिए, और रूल्स हैं बेसिक रूल्स, तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उसको। और इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज़ टू द माइनॉरिटीज़ ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ माइनॉरिटीज़ को भी गारंटी देनी पड़ेगी कि माइनॉरिटी अगर वहाँ पे किसी जगह, जैसे अभी आपने पढ़ा है एक चैप्टर में कि माइनॉरिटीज़ को या तो आधी उनकी वोट मानी जाती थी, ठीक है, जैसे एस्टोनिया हो गया आपका, और एस्टोनिया के साथ साथ हमने और पढ़ा है, सऊदी अरेबिया में पढ़ा था, फिजी का पढ़ा था, है ना। तो ऐसे उनको माइनॉरिटीज़ को उनको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको भी इक्वल स्टेटस देना पड़ेगा। तो हर एक जो मेजर डिसीजन है हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशंस। जो भी मेजर डिसीजन हैं उनके बहुत सारी सीरीज़ में उनको कंसल्ट करना। जैसे हमारे पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो अपर हाउस में और लोअर हाउस में दोनों में कंसल्ट किया जाता है। तो सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशन चलना चाहिए मेजर डिसीजंस के लिए। और एवरी ऑफिसर बेयरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जितने भी हमारे ऑफिस बेयरर जो वहाँ पे होंगे डेमोक्रेसीज़ में, उनके पास कुछ राइट्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें असाइन करे और लॉ जिनको असाइन करें, ठीक है, असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल एंड नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो। ये सारे जो हैं, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने अधिकार है, ये खाली लोगों तक ही नहीं, जो भी इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे
इसके बारे में हम चैप्टर 4 में रीड करेंगे। तो बोथ दिस एस्पेक्ट्स गिव्स अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, अब इसमें हमारा इस चीज़ को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो आपका फोर्थ फीचर है, ये फाइनल फीचर है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ठीक है, लोगों के अधिकारों को देखते हुए, लॉ को देखते हुए, ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको अपनी लिमिट्स में रूल करना चाहिए। ठीक है, अब समरी डेफिनेशन क्या है इसकी, तो हमने सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हमने देखा इस डेफिनेशन में कि ये एडिक्वेट नहीं थी। ठीक है, अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड यूज्ड इन इट। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही देखते रहते कि चलो ये लिखी है तो इसी को फॉलो कर लो, लेकिन अब हमने हर एक वर्ड को अच्छी तरह से समझा है इसमें और इसको देखा है ना, उसको अप्लाई करने की कोशिश करा है, तो पता चला कि क्या वो पर्टिकुलर अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई करके देखा है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री मानी है, में सही माने में है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि कौन सी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी वाकई में है या नहीं है। तो थ्रू द सीरीज़ ऑफ एग्जांपल्स वी वर्कड आउट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हमें इतनी सीरीज़ एग्जांपल्स दी है तो हमें पता चलेगा कि ये 4 फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, जो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ये तभी वर्कआउट करती है वो गवर्नमेंट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। ठीक है, अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वो सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू द चेंज द करंट रूलर्स। तो इलेक्शंस के तहत चॉइस होती है लोगों के पास, पूरा उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो करंट रूलर को अगर वो नापसंद करते हैं उसको चेंज कर सकें। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस हो या अपॉर्चुनिटी जो चूज़ करने की इलेक्शंस के बाद अपने रूलर को चूज़ करने के लिए है, तो वो अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, मतलब इक्वालिटी बेसिस पे होनी चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो ये जो चॉइस हमें मिल जाती है गवर्नमेंट बनाने की, वो उसके पास लिमिटेशंस होनी चाहिए। कौन सी लिमिटेशन होनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग चले और जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों की बात करें। To read the cartoon, Chinese government blocked free flow of the information on the internet by placing restrictions on popular websites like Google and Yahoo. The image of the tanks and an unarmed student reminds a reader of another major event in the recent Chinese history. ठीक है, अब आपने देखा भी होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट जो आके उसके चाइनीज़ की न्यूज़ जो हैं वो ओपन अप नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, गूगल और याहू पे भी आप जो है रिस्ट्रिक्शंस उसने लगा रखी है इंटरनेट पे। तो ऊपर का कार्टून इसी चीज़ को शो कर रहा है जो ये है। ठीक है, याहू गूगल किसको इसके ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। ठीक है, अनआर्म्ड हैं, सिटीजन्स के पास कोई आर्म नहीं है। तो विद दिस वी एंड विद द फीचर्स, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, सो वी एंड अप विद द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी।